हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभिप्रेरणा टॉपिक रनिंग में चल रहा है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत का तीसरा लेक्चर, उसके कार्य, प्रभावित करने वाले कारक, इस लेक्चर में मैं लेके आई हूँ। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य विज्ञान सिद्धांत। फ्रेडरिक हैसबर्ग ने सन 1966 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इस सिद्धांत को उद्योग तथा व्यापार की दृष्टि से यह ज्ञात करने के लिए प्रस्तुत किया गया था कि कार्य करने वालों के व्यवहार को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, परंतु शिक्षक के लिए भी इस सिद्धांत की उपयोगिता कम नहीं है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत शिक्षक के कार्य को सुव्यवस्थित करता है और छात्रों को प्रेरित करने के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करता है। हैसबर्ग ने इस सिद्धांत के कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 है स्वस्थ कारक, हाइजीन फैक्टर। दूसरा है प्रेरक, मोटिवेशन। नंबर 1 स्वस्थ कारक, हाइजीन फैक्टर। स्वास्थ्य कारक अधिगम के वातावरण की व्याख्या में सम्मिलित होते हैं। यदि इन कारकों का निम्न स्तर होता तब छात्र अप्रसन्न रहता है, उसे संतुष्टि नहीं होती तथा उनकी अधिगम उपलब्धि, लर्निंग आउटकम बहुत कम होती है। कार्य में उसकी अभिवृत्ति ऋणात्मक हो जाती है। स्वास्थ्य के कारक प्रभावशाली अभिप्रेरणा के लिए पूर्व आवश्यक अवस्था का कार्य करते हैं। इनका संबंध कार्य से नहीं होता, अपितु वातावरण अथवा परिस्थिति से होता है। इनका संबंध विद्यालय की व्यवस्था से होता है। प्रमुख स्वास्थ्य कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्य करने की परिस्थितियां। नंबर 2 विद्यालय की नीति एवं प्रशासन। नंबर 3 पर्यवेक्षक के रूप में। नंबर 4 विद्यालय का स्तर एवं सुरक्षा। प्रेरक, मोटिवेटर। प्रेरक छात्रों को प्रसन्न रखते हैं और उनकी निष्पत्ति तथा अभिवृत्ति को बढ़ाते हैं। इनके द्वारा संतुष्टि की भावना में वृद्धि होती है और अधिगम की उपलब्धि भी अधिक होती है। प्रेरकों की व्यवस्था अधिगम के कार्यों तथा अनुदेशन में की जाती है। प्रेरकों का प्रभाव स्थायी होता है, जबकि स्वास्थ्य के कारकों का प्रभाव स्थायी नहीं होता। प्रेरक सदैव बाह्य वस्तु के कार्य में निहित रहते हैं। प्रेरक स्वास्थ्य कारकों के विरोधी नहीं होते, अपितु पूरक होते हैं। प्रेरकों की सहायता से सृजनात्मक उपागम का अनुसरण किया जाता है और उच्च प्रेरकों से आत्मसंतुष्टि मिलती है। प्रेरक का पूरा अलग से लेक्चर मैंने पहले प्रोवाइड कर रखा है। प्रेरकों की सहायता से तथ्यों को निम्नलिखित तथ्यों की अनुभूति होती है। नंबर 1 निष्पत्ति। नंबर 2 मान्यता। नंबर 3 उत्तरदायित्व। नंबर 4 प्रगति। नंबर 5 स्वतंत्रता। नंबर 6 व्यक्तिगत विकास। अभिप्रेरणा के कार्य, फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 अभिप्रेरक व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं तथा उसे बनाए रखते हैं। प्राणी को क्रिया के प्रति उत्तेजित करते हैं। अभिप्रेरणा की शक्ति शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक हो सकती है। नंबर 2 अभिप्रेरक व्यवहार की दिशा निश्चित करते हैं तथा उसे नियमित करते हैं। नंबर 3 अधिगम की प्रक्रिया में प्रोत्साहन द्वारा अवधान, उत्साह एवं रुचि का विकास होने से बालक की मानसिक संभावनाओं में वृद्धि होती है। नंबर 4 अभिप्रेरणा व्यक्ति को
चयनित करने की क्षमता प्रदान करती हैं। प्रेरित व्यवहार एक विशिष्ट दिशा में संचालित होता है। अनेक संभावित व्यवहारों में से व्यक्ति उसे उपयोगी व्यवहार को चुनता है जिसमें वह लक्ष्य प्राप्ति कर सके अथवा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। नंबर 5, संवेग हमारे शारीरिक अंगों में स्फूर्ति बढ़ते हैं। भय या मृत्यु का संवेग व्यक्ति के शारीरिक अंगों को इतनी स्फूर्ति से भर देगा कि वह उछलकर सुरक्षित सड़क के दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा और यह सब इतनी तेजी से होगा कि इतनी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 6, संवेग मानव व्यवहार के संतुलन बिंदु होते हैं। इसी कारण व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी संतुलित व्यवहार करता है तथा वातावरण से समायोजन का प्रयास करता है। नंबर 7, प्यार, स्नेह, सहानुभूति, त्याग जैसे संवेग हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और इसी कारण एक व्यक्ति दूसरे से घृणा की बजाय मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करता है। नंबर 8, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को दीर्घावधि के लिए स्थायित्व प्रदान करती है। नंबर 9, प्रेरणा व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति के द्वारा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है। नंबर 10, अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में भी व्यक्ति की सहायता करती है। नंबर 11, प्रेरक हमारे व्यवहार के सबसे अच्छे परिचायक भी हैं। हम जिस प्रकार के कार्य को करने में रुचि दिखाते हैं उससे हमारे व्यवहार का पता चलता है। नंबर 12, अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता बनाए रखती है और हम तब तक अपने प्रयास जारी रखते हैं जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता। नंबर 13, प्रेरक हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला कहे जा सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है प्रोत्साहन। छात्रों के व्यवहार को उत्तेजित एवं निर्देशित करने की दृष्टि से प्रोत्साहन का मनुष्य जीवन में विशेष महत्व होता है। प्रशंसा व निंदा प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख कारकों के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। इनके माध्यम से बालकों को वांछित लक्ष्य की दिशा में प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों के शैक्षणिक निष्पत्ति, अधिगम या व्यवहार परिवर्तनों पर इन कारकों का समुचित प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बालकों के गृह कार्य का सही मूल्यांकन, उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास अथवा अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि आदि भी प्रोत्साहन संबंधी अभिप्रेरकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोत्साहन एक प्रकार से वह लक्ष्य होता है जिसकी दिशा में बालक को अग्रसरित होना पड़ता है। यह लक्ष्य जब बालक को सतत रूप से गति प्रदान करने में सहायक होता है तो इसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। लैंगफील्ड ने इसके बारे में बताया है, प्रोत्साहन को एक वस्तु, परिस्थिति व क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवहार को उत्तेजित, उत्पन्न अथवा निर्देशित करती है। नंबर 2 है जागरूकता। विद्यार्थियों को सुनिर्धारित व्यवहार की दिशा में प्रेरित करने के लिए जागरूकता एक प्रबल चालक के रूप में कार्य करता है। छात्रों में जागरूकता होने पर वे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अबाध गति से भाग ले सकते हैं। बालकों के विकास एवं शैक्षणिक उपलब्धियों की भी जागरूकता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। विद्यार्थी इस स्थिति में सचेत रहकर सतत रूप से सक्रिय रहता है। जागरूकता के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 उच्च स्तर की जागरूकता, नंबर 2 मध्यम स्तर की जागरूकता, नंबर 3 निम्न स्तर की जागरूकता। इस उच्च स्तर की जागरूकता में छात्र लक्ष्य की दिशा में चिंता मग्न दिखाई देता है।
मध्यम एवं निम्न स्तर की जागरूकता में निद्रा की या सचेत अवस्था में परिलक्षित होता है। जागरूकता के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत छात्रों की अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा विचार आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा बाह्य पर्यावरण से प्राप्त होने वाले उद्दीपन जागरूकता के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। शिक्षालय में शिक्षण के मध्य अध्यापक को विद्यार्थियों के मध्य स्तर की जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। नंबर 3 है आकांक्षा। विद्यार्थियों की कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है, अर्थात विद्यार्थी अगर कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे उसके कुछ न कुछ लक्ष्य विद्यमान होते हैं। उद्देश्य की दिशा में छात्रों के व्यवहार का स्वरूप उनकी क्षमता, योग्यता तथा ज्ञानार्जन पर आधारित होता है। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की समस्त छात्रों की गति भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उनकी आकांक्षा अलग अलग होती है। जिस बालक में जितनी उच्चाकांक्षा होगी वह उतना ही शीघ्र से अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जागरूकता पर आकांक्षा, अवधान, रुचि, गति आदि का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। आकांक्षा को विभिन्न प्रेरकों के द्वारा सबल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की स्पष्टता, बालक की योग्यता, क्षमता तथा प्रकृति के सतत वस्तुनिष्ठ ज्ञान से भी आकांक्षा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है दंड। विद्यार्थियों द्वारा असामाजिक व्यवहार करने तथा अनुशासनहीनता की स्थिति में उन्हें दंडित किया जाता है। ऐसी स्थिति में दंड का प्रयोग अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है क्योंकि कष्ट से बचने के या दर्द की अनुभूति से बचने के लिए छात्र वांछनीय व्यवहार की दिशा में अग्रसरित होने लगता है। विद्यार्थियों को मात्र असामाजिक व्यवहार करने पर उचित समय पर उचित मात्रा में दंड देना चाहिए। दंड देते समय उनकी आयु, बुद्धि एवं संवेगों का भी ध्यान रखना चाहिए। दंड देते समय शिक्षक के मस्तिष्क में कुछ बातें विद्यमान रहनी चाहिए या दंड के समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है अवांछनीय अथवा असामाजिक व्यवहार करने पर ही छात्रों को दंड देना चाहिए, नहीं तो उनमें कुंठा, तनाव, भय विकसित हो जाएगा। नंबर 2, शिक्षार्थियों के असामाजिक व्यवहार की निंदा तथा वांछनीय व्यवहार पर प्रशंसा करनी चाहिए। नंबर 3, दंड देते समय बालकों को दंड देने के कारण से भी अवगत कराना चाहिए। नंबर 4, दंड तत्काल तथा दूसरों के सामने देना चाहिए। नंबर 5 है आवश्यकताएं। आवश्यकता को आविष्कार की जननी माना जाता है क्योंकि कोई भी आविष्कार बिना आवश्यकता के नहीं हो सकता। व्यक्ति कोई भी कार्य आवश्यकता के कारण ही करता है। यही प्रवृत्ति बालक में होती है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों की पाठ्य वस्तु की आवश्यकता को अनुभव कराए। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिति। बालक की संवेगात्मक स्थिति भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। अतः शिक्षकों के लिए नितांत आवश्यक है कि वह छात्रों की संवेगात्मक स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। इसके अतिरिक्त शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी छात्रों को प्रदान कर रहा है उस ज्ञान के प्रति उनको घृणा न हो, क्योंकि अधिगमित ज्ञान के साथ छात्र का संवेगात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। ज्ञान के साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित हो जाने पर छात्र सहजता से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है प्रकृति का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान भी छात्रों को अभिप्रेरित करने में सहायक होता है, इसलिए समय समय पर उन्हें उनकी प्रकृति से अवगत कराना चाहिए, जिससे छात्र सक्रिय होकर अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञानार्जन कर सके। देन लास्ट है प्रतियोगिता। छात्रों में सामान्यतः प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः शिक्षक बालकों को प्रतियोगिता के द्वारा नवीन
ज्ञानार्जन की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। वह 2 प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कर सकता है। नंबर 1 व्यक्तिगत प्रतियोगिता, नंबर 2 सामूहिक प्रतियोगिता। इस प्रकार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले सभी उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे शिक्षालयी वातावरण, परिचर्चाएं, सम्मेलन, रुचि, आदतें आदि। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 है अवधान एवं रुचि। अवधान एवं रुचि अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक प्रमुख प्रविधि है। बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सीखने की दिशा में उनके ध्यान को केंद्रित कर उसमें रुचि पैदा की जाए। यह कार्य छात्रों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन करके संपन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार सीखने के अनंतर आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करके छात्रों के ध्यान को पाठ्यवस्तु में केंद्रित करने में सहायता की जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने रुचि को छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने का सर्वप्रमुख उपाय बताया है। नंबर 2 है कक्षा का वातावरण। अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य प्रविधि है कक्षा के वातावरण को जीवंत एवं रुचिकर बनाना। वातावरण शिक्षा सामग्री को प्रयुक्त कर तथा नई शिक्षा पद्धतियों को अपनाकर बनाया जा सकता है। फ्रेडसन ने कहा है, एक उत्तम अध्यापक प्रभावी अभिप्रेरणा हेतु शिक्षण सामग्री से युक्त, अर्थयुक्त तथा सतत रूप से परिवर्तनशील कक्षा कक्ष के वातावरण का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है नवीनता। कक्षा के वातावरण को रसपूर्ण, रुचिकर तथा जिज्ञासा युक्त बनाने में छात्र शिक्षण क्रियाओं के प्रति सतत रूप में तत्पर एवं उत्साहित दिखाई देते हैं। छात्रों को सतत रूप से तत्पर एवं उत्साहित बनाए रखने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों तथा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को परिवर्तित करके नवीन वातावरण बनाए रखे। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की उत्सुकता में वृद्धि होगी। नंबर 4 है अधिगम की इच्छा एवं आकांक्षा। अधिगम हेतु सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा के स्तर का अत्यंत महत्व होता है। सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा के स्तर के अभाव में विद्यार्थी वांछित दिशा की ओर नहीं बढ़ सकता। शिक्षक द्वारा किए गए समस्त शैक्षणिक प्रयास इसके अभाव में निरर्थक हो जाते हैं। यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन करके उन्हें उच्च स्तरीय अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं प्रशंसा। बालकों को अधिगम की दिशा में अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार एवं प्रशंसा का विशेष महत्व है। प्रगति की दिशा में बढ़ते हुए विद्यार्थियों को यदि पुरस्कार एवं प्रशंसा प्रदान की जाए तो इससे उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त होता है और उनका मनोबल बढ़ता है। छात्र को यदि वांछित व्यवहार की दिशा में पुरस्कार एवं प्रशंसा मिल जाती है तो वह वांछनीय कार्य को बार बार करता है तथा इससे उसमें उस कार्य के प्रति अधिक रुचि विकसित होती है। नेक्स्ट है दंड। बालकों को वांछित व्यवहार की दिशा में अभिप्रेरित करने हेतु दंड एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। दंड के द्वारा छात्र को भय दिया जाता है तथा अनुकूल व्यवहार करने हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। पीड़ा से बचने हेतु छात्र शीघ्र ही अपने व्यवहार को परिवर्तन करने हेतु प्रयास करने लगता है। अतः छात्र को दंड के कारण से अवगत कराकर उसके वांछनीय व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता एवं सहयोग। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि उनके स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित की जाए। व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु, सामाजिक सम्मान व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज से प्रतियोगिता करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में संघर्ष एवं उत्साह की भावना का
विकास होता है। प्रतियोगिता के समान सहयोग लेने व देने की भावना व्यक्ति को सामाजिक तनाव के प्रभावों से मुक्त करती है तथा बालकों को अधिगम हेतु परस्पर एवं उत्सुक बनाती है। नंबर 8 है सफलता का व्यवहार। जब बालक किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे संतोष की अनुभूति होती है, उसमें उत्साह का संचार होता है तथा मनोबल में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि बालक अनेक बार किसी कार्य में असफल हो जाता है तो वह हतोत्साहित हो जाता है। तो इस समय शिक्षक को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि छात्र अपने कार्य में सफल हो सके। नंबर 9 प्रगति से अवगत कराना। विद्यार्थी का उसकी प्रगति से अवगत कराकर उसे अधिगम की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। इससे बालक उत्साहपूर्वक अधिगम की दिशा में अग्रसरित होने लगते हैं। यह आवश्यक है कि शिक्षक अधिगम वक्रों एवं परीक्षा परिणामों के माध्यम से बालकों को उनकी प्रगति से अवगत कराए। देन लास्ट आवश्यकता का ज्ञान। अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य प्रविधि है शिक्षार्थियों को कार्य की कुशलता का ज्ञान कराना। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक को किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उन्हीं के अधिगम में उद्दीपन के रूप में कार्य करती हैं। अभिप्रेरणा की उपरोक्त प्रविधियों के अतिरिक्त ख्याल विधि, सामूहिक कार्य, सामाजिक कार्यों में भाग लेना इत्यादि प्रविधियां भी हैं जिनका प्रयोग बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। हेलो स्टूडेंट, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक और अभिप्रेरणा की प्रविधियों के मैंने केवल हेडिंग्स लिए हैं। अगर आपको डिटेल में रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सूचित करें। थैंक यू।